बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। पाकिस्तान में 78 जश्न आज़ादी मार्का हक भरपूर अंदाज में मनाया गया। पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक्किद हुई, साथ साथ खेलों के मुकाबले इस वक्त भी जारी हैं और हम मार्का हक 31 अगस्त तक मनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन खेलों के मुकाबले के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर भर के अंदर हमने देखा कल कि भरपूर मुकाबले होते हुए हर किस्म के इवेंट्स के कल फाइनल मैचेस थे और हमने देखा कि शायकीन की बड़ी तादाद जहां एक रोज़ कबल है नेशनल स्टेडियम, नया नाज़माबाद और दीगर जगहों पे पाकिस्तान सेलिब्रेशन मना रही थी 78, तो वहां पर अगले रोज़ 14 अगस्त वाले दिन शायकीन की बड़ी तादाद खेलों के मुकाबले को भी इंजॉय करते हुए दिखाई दी। आज हमारी कोशिश होगी कि हम 14 अगस्त में होने वाले मुकाबलों के हवाले से अपने शो में बात करें, दीगर और जो खेलों के हवाले से खबरें हैं उस पर भी बात रहेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट वो मौजूद हैं, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और जिस तरह हमने सेलिब्रेशन मनाया है, यकीनन हमें अपने जो शोधा हैं उनको भी खराज अकीदत पेश करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो सरहदों पे हमारे फ़ौजी हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं अल्लाह के बाद, तो हमने देखा कि उन्होंने भी भरपूर तौर पर कल सेलिब्रेशन बेहतरीन अंदाज में मनाया। सब कुछ रहा, खेलों के मुकाबले भी जारी रहे और इस पर ज़रूर बात भी करेंगे। फरहान फरीद राजू हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। फरहान, हमने पहली दफ़ा ऐसा देखा है कि हम जो मार्का हक है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मना रहे हैं और भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। और जिस तरह कल हमने देखा कि 14 अगस्त जिस तरह मनाया गया, इससे कबल भी हम मनाते थे, लेकिन एक जोश और खरोश बिल्कुल अलग सा नज़र आया। और ऐसा लगता है कि जिस तरह इंडिया को हमने इस दफ़ा 14 अगस्त पे ऐसा लगता है कि भरपूर जवाब दे दिया हर सतह पर। बहुत शुक्रिया शहजादा आपका। और आपने जो बात की मार्का हक जिसका नाम दिया गया, और 1 अगस्त से ही इसकी सेलिब्रेशन का आगाज़ हो चुका था और पाकिस्तान हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया कि इसको मार्का हक का नाम दिया, क्योंकि जो मार्का हमने इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा और पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी अपने जोश और जज्बे का इजहार किया और मुख्तलिफ खेल तमाम एसोसिएशन को इन्वॉल्व किया गया। तमाम खेल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, फुटसॉल, जो खेल मेरे ख्याल से इस मार्का हक में शामिल नहीं हुआ, मेरे ख्याल से कोई ऐसा खेल रह नहीं गया। तमाम एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यहाँ तक कि कमिश्नर 11 की टीम अलग बनी, मिनिस्टर 11 की टीम अलग बनी, सहाफ़ी बरादरी ने भी इस पर भरपूर हिस्सा लिया और भरपूर अंदाज से मार्का हक 14 अगस्त तक सेलिब्रेशन बनाई गई। एक कमी थोड़ी सी रह गई कि डिसिप्लिन का थोड़ा सा फुकदान रहा कि टाइम पे चीजें नहीं हो सकी और थोड़ी इंतजामी अमूर जो है वो बिगड़े हुए नजर आए। हर ऐसे मौके पे तो हो जाता है और एक चीज, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, हो जाता है। एक चीज और जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट तो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन शहरियों का भी काम है कि उसको हर तरीके से मैनेज भी करें, क्योंकि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और यकीनन मैनेजमेंट भी चाहती होती कि कहीं ना कहीं हल्ला गुल्ला ऐसा ना हो जिससे बदनज़मी पैदा होती हुई दिखाई दे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं 1 अगस्त से शुरू करता हूँ ना। मुख्तलिफ इवेंट खेले गए, लेकिन इसको एक अच्छे अंदाज से और इसका आउटगोइंग आउटपुट भी हासिल करना चाहिए था। जब हम इतना एक्सपेंसिव, इतना खर्चा कर रहे हैं, मार्का हक के नाम से मुख्तलिफ गेम करवा रहे हैं, तो हमें एसोसिएशन को चाहिए था कि उसका कोई आउटपुट भी हमें मिले, कोई हम टैलेंट भी इससे दरियाफ्त करें, या कि हम बूढ़े बड़े छोटे खुद ही इन्वॉल्व हो जाएं, खुद ही शुरू हो जाएं। ये चीज़ें टैलेंट को तलाश करने के लिए भी एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन एसोसिएशन ने इसको हटकर कुछ और ही जल्दबाजी में इसको खपाने की कोशिश की, इस फंड को लगाने की कोशिश नहीं की बल्कि इसको खपाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन इस तकरीबन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 78 साल हो गए, लेकिन इस तरह जो खेलों के अंदाज से हमने मार्का हक बनाया और मना रहे हैं। और एक अफसोसनाक चीज भी देखने को मिली जब हमने 33 साल के बाद वेस्टइंडीज से 11 अगस्त को जो मैच सीरीज हारे, वो रिजवान जरूर बहस करेंगे हम, क्योंकि इससे 34 साल के अरसे के अंदर क्या कुछ पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खोया और क्या पाने की कोशिश की थी, इस पर जरूर गुफ्तगू कराएगी। सीरीज जरूर हार गए, लेकिन इसमें क्या गलतियां थी इस पर जरूर बहस करेंगे। जब 14 अगस्त था जिस तरह हमने मनाया, क्या कहेंगे इस पर?
मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जैसे अभी फरहान कह रहा था कि देखें ये जो 78वां यौम आज़ादी था ये हमने बिल्कुल शायान शान मनाया, और जिस तरीके से हमने मार्का हक का नाम दिया ऐसे, और मार्का हक का नाम हमने ऐसे ही नहीं दे दिया हवाओं में, हमने मार्का हक में पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर हम पे कोई जारहियत करेगा तो हम जो है जिस तरह का जवाब देते हैं, तो वो जवाब जो है वो पूरी दुनिया ने देखा, ना सिर्फ हमारे पड़ोसी ने देखा बल्कि पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। उसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क था और इंडिया ने जो है एक छोटे से अपने मुल्क के अंदरूनी मसले को वजह बनाकर हम पे जो हमला करने की कोशिश की, तो हमने जो जवाब दिया। और फिर उसके बाद जो है 14 अगस्त, जैसे 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम मार्का हक जो है शान और शौकत से मना रहे हैं। और पीक टाइम कल आपने देखा कि जिस हवाले से इसका नाम दिया गया मार्का हक, और उसकी हवाले से स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट जो है ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है इवेंट मुनक्कद किए, और शहदा को जो है उनके मज़ारात पे जाके हाज़िरी दी, और शहदा के नाम पे हमने मुख्तलिफ टूर्नामेंट चलाए। आप वो चाहे क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, तमाम जितने भी गेम पाकिस्तान में खेले जाते हैं उन प्लेयर ने उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पहली तारीख से लेकर आज तक मोइन भाई आप रोडों में देख लें, मोहल्लों में देख लें, रंगो नूर की बरसात, और ये रंगो नूर जारी की रहेगा बरसात। 31 अगस्त तक। फरहान, क्योंकि बात हो रही है इस वक्त मार्का हक के हवाले से, आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया, बहुत से अच्छे फैसले हुए। खासकर ये फैसला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि हमने सिर्फ शहर कायद कराची के अंदर नहीं, इंटीरियर के अंदर भी मुख्तलिफ इवेंट्स कराए, मुख्तलिफ DSOs ने अपना बेहतरीन रोल अदा किया। क्या कहेंगे इसमें? जी हाँ, बहुत अच्छा। अब मैं समझता हूँ कि ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस अंदाज से खेलों को प्रमोट करने की कोशिश की। देखिए, खेलों को जब तक फंड नहीं मिलेगा खेल परवान नहीं चढ़ सकते। एसोसिएशन भी उस वक्त तक बिल्कुल बेसूद रहती हैं जब तक उनके पास फंड ना हो, और उस फंड का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। इस दफ़ा हमें नज़र आया कि उन खिलाड़ियों तक जो है वो खिलाड़ी जो के टैलेंट था वहाँ तक पहुँचा, और उन खिलाड़ियों ने अपने आप को शो किया और दिखाया। इस तरह आइंदा इस सिलसिले को बरकरार रखना चाहिए। इंटीरियर सिंध के अंदर देखा, हैदराबाद के अंदर इवेंट मुनक़िद हुए, और फिर लाड़काना के अंदर, सक्कर के अंदर, यहाँ तक कि छोटे छोटे शहरों के अंदर भी जो है वो बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए। हैदराबाद के अंदर भी हमने देखा कि हॉकी का एक बड़ा मेला सजा, कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे भी देखा नीपा चौरंगी भी बड़ा इवेंट सजा। इसी तरह हमने जो है अब्दुल सत्तार एदी में भी देखा कि एक बड़ा मेला सजा। इस्लाउद्दीन के ग्राउंड पे भी जो है वो रौनक की जमी, क्रिकेट के ग्राउंड पे भी नजर आया रंग रूर। और इस तरह जिस अंदाज से मिनिस्टर उतरे, जिस अंदाज से कमिश्नर उतरे, जिस हिसाब से सहाफ़ी ग्राउंड में उतरे, तो इस मेले को दोबाला कर दिया, और इस अंदाज को और इस जश्न को यकीनी तौर पर मुद्दत याद रखा जाएगा। चल साहब, क्योंकि साफ़ियों की भी बात की, दीगर वज़रा की भी बात की यहाँ पर फरहान फरीद ने, आप समझते हैं कि एक रोल मॉडल के तौर पर वो लोग जब ग्राउंड में उतर रहे थे और वहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम स्टाफ को भी इंगेज किया गया, तो एक अच्छी चीज़ रही है इस दफ़ा 14 अगस्त को? बिल्कुल जी, ये जो रवायात कायम किए, जैसे सिंध गवर्नमेंट की अभी फरहान ने बात की कि फ्रंट से लीड करना, जैसे जो भी मिनिस्टर्स थे स्पोर्ट्स के हों या किसी भी वो शोबे से ताल्लुक़ है, तमाम मिनिस्टर और तमाम स्टाफ, तमाम अफसरान, और जैसे अभी आपने कहा है कि वहाँ के स्टाफ को भी इन्वॉल्व किया गया। और ये देखें, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि खेलों की सरगर्मियाँ जो है उनको जो है फ्रंट से लीड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है लीड कर रही है, जैसे ये फरहान ने अभी कहा कि ये एक प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि नेशनल गेम भी आपको पता है कि वो हमारे पास है, और आइंदा होने वाले दिनों में नेशनल गेम्स के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। और अब जो वज़रा है या मशीरान है या अफसरान है, उन्हें एक रोड मैप मिल गया है कि पाकिस्तान की अवाम और सिंध की खासकर कराची की अवाम जिस तरीके से खेलों से मोहब्बत करती है, और अगर आप फ्रंट से लीड करेंगे, इन सबको साथ लेकर चलेंगे, तो आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जो आपके नेशनल्स गेम होने वाले हैं उसमें आप देखिएगा कि एक, जैसे अभी फरहान ने बात की कि कोई टाइम मैनेज नहीं हो, जाहिर इतने ज़्यादा इवेंट होते हैं तो उसमें कमी बेशी रह जाती है। तो इंशाल्लाह जो नेशनल गेम होने जाएंगे उसमें जो है इनका तजर्बा बहुत काम आएगा, और वो बिल्कुल डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे।
बड़ी अच्छी बात की है कि इसका फ़ायदा नेशनल गेम पे होगा, लेकिन उससे कबल यूथ गेम्स की भी बातें हो रही हैं फरहान। तो यूथ गेम्स एक अच्छा इजाफा आप समझते हैं कि नज़र आएगा? क्योंकि अगर यहाँ पर यूथ को बड़ा प्रमोट किया जाए, नेशनल में तो चलें जिन्होंने ट्रायल किए, जो एसोसिएशन है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया, लेकिन यूथ पे हम देखेंगे कि थोड़े से अच्छे बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनको मुख्तलिफ गेम्स में जो है इंकरेज होंगे वो। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा फैसला यहाँ पर भी नज़र आ रहा है यूथ गेम कराने का? बिल्कुल, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर भी बहुत काम कर रहा है। और जिससे देखिए हमने देखा स्टूडेंट ओलंपिक यहाँ पर मुनक्किद हुए और वहाँ से स्कूल कॉलेजेस के यंग टैलेंट सामने आया। अब ये यूथ गेम जो है ना, ये बहुत ही कलीदी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल का जो रॉ मटेरियल होता है वो टैलेंट यहाँ से नज़र आता है और यहीं से वो क्वालिफाई करते हैं नेशनल गेम के लिए, किसी भी बड़े गेम के लिए। यहाँ तक कि जितनी भी एसोसिएशन होती हैं उनको टैलेंट भी यहीं से मिलता है। स्कूल कॉलेज और स्ट्रीट जो टैलेंट होता है, जो गली कूचियों में फिर रहा होता है, वो भी यहीं से मिलता है आपको। तो एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है लड़कों के लिए परफॉर्म करने का। तो ये सबसे कहता हूँ कि किसी भी नर्सरी की अहमियत रखता है यूथ गेम। और यूथ गेम में जितना अच्छा टैलेंट आपके सामने आएगा, जितने साफ और शफाफ इवेंट होगा, यंग टैलेंट को ईमानदारी के साथ सामने लेके आया जाएगा, तो ये कहता हूँ कि एक नर्सरी का किरदार अदा करेगा। अच्छा, नर्सरी के किरदार अदा करेगा। अगर हम इसी की गेम्स की बात कर लें, जो मार्का हक जारी है अभी भी और जारी रहेगा मज़ीद आगे की तरफ भी, और तो इसमें मुख्तलिफ जो गेम्स हुए उसके लिए भी जो DSOs को फ़ंड दिए गए, हमने पहली दफ़ा देखे कि अब यहाँ पर DSOs को फ़ंड मिल रहे। इससे पहले एसोसिएशनों को फ़ंड मिलते थे, वो ऑर्गेनाइज़ करती थी। इस दफ़ा DSO के हवाले किया गया और हमने देखा कि ये मामला बड़ा बेहद मुझे ज़्यादा ये खुशी हुई कि इवेंट होते हुए दिखाई दे। इससे कबल भी एसोसिएशनों को फंड मिलती थे, लेकिन शायद इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर एसोसिएशनों ने भी अपना रोल सही तरीके से माजी में अदा नहीं किया, जहाँ पर अब DSOs ने जिस तरह करके दिखा दिया? देखिए, अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस रही है, ये हकीकत है। हकीकत को कभी भी आप फरामोश नहीं क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछी है कि माजी अगर थोड़ा उठा के देंगे, फंड हमेशा मिलते हैं जब 14 अगस्त के ऐसे कोई इवेंट हो रहे होते हैं। देखिए, दोनों तरफ से खराबियाँ थी मौजूद थी, एसोसिएशन में खराबियाँ मौजूद थी और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट भी खराबियाँ मौजूद थी। यूँ के लोग हमसे शिकायत करते थे कि किसी भी इवेंट को मुनक्कद करने के लिए हमें कोई अगर फंड पास होता था, मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख रुपए का फंड हो रहा है, तो हमें पूरे पैसे नहीं मिलते थे, हमें 50% मिलते थे और 50% जो है वो कमीशन बीच में खाया जाता था और उस 50% का भी जो है 50% लगता था। इसी वजह से जो इवेंट 100% होना चाहिए वो हो नहीं पाता था। इस दफ़ा एक अच्छी प्रैक्टिस रही कि फंड एसोसिएशन को नहीं दिए गए और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इवेंट आपको वक्त में और बिल्कुल फिनिश होते हुए नजर आए, टाइम पे फिनिश हुए और सही अंदाज से जहां पर फंड लगना था वो नजर आया। तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा फैसला था और अच्छा इकदाम था। चले, एक अच्छा फैसला था, एक अच्छा इकदाम था। यहाँ पर हमने देखा कि जो मुख्तलिफ DSOs ने मुख्तलिफ इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन मजीद अभी भी जारी है। मार्के हक अभी भी हम मना रहे हैं और 31 अगस्त तक मनाते रहेंगे। अभी भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होते रहेंगे। यकीनन इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह बात कर रहे थे यहाँ पर कि 14 अगस्त जिस तरह हमने मनाया, जिस तरह खेलों के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं, मुनक्किद होते रहेंगे शहर क़ायद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। जश्न आज़ादी के हवाले से ये सिलसिला भी जारी भी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ हार गई, इस पर ज़रूर बात करेंगे और क्या खामियाँ थी ज़रूर आज फरहान से भी बात करेंगे, जावेद साहब से भी। फरहान, क्या खामियाँ नज़र आई इस टीम के अंदर? आपका मिडल ऑर्डर कमज़ोर नज़र आया, आपके मिडल्स पे ओवर करने वाले बॉलर्स उस किस्म की विकेटें लेते नहीं दिखाई दिए, और जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की फील्डिंग की, कुछ अच्छे कैचेस ज़रूर पकड़े लेकिन वहाँ पर भी हमें काफ़ी मायूसी देखी। फिर कुछ एक्स्ट्रा रन हमने बहुत ज़्यादा दिए, कुछ टारगेट को हम चेस करने में नाकाम रहे। दावे हम बहुत करते रहे कि हमारे पास अच्छे ओपनर आ गए, हमारा बैकअप बड़ा अच्छा तैयार हो गया। हमने एक मैच के अंदर 3-3 तब्दीलियाँ करते दिखाई दी, एक सीरीज़ के अंदर हमने 9 तब्दीली कर दी। क्या कहेंगे इस पर? देखें, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूँ अचानक नहीं हुआ करते। सरफराज को जब से टीम से निकाला था तो पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। मुख्तलिफ कप्तानों को आजमाया गया, मुख्तलिफ सीरीज़ 37 मैचों में सरफराज ने 28 मैचेस जीते, सिर्फ 8 मैचों में शिकस्त खाई थी।
तो वो परफॉर्मेंस आपको बुरी लग रही थी। उसके बाद अब आपने इस सीरीज़ की मुझे बात की, बीच में बहुत से नसीम फराज आए और चले गए, बाबर आजम भी 2 दफ़ा कप्तान बने, फिर इनमें रिजवान को भी कप्तान बनते हुए देखा, फिर हमने मुख्तलिफ कप्तानों को आजमाया गया, लेकिन कोई भी कारनामा साबित नहीं हो सका। इस सीरीज़ की अगर बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने टीम का कम्बिनेशन चलाया था, हमने एक मैच में शिकस्त ज़रूर खाई थी, लेकिन हमने वहाँ पर एक अच्छे फैसले कुछ नज़र आए थे, जिसमें हमने सुफियान मुकीम को देखा कि वहाँ पर वो खेलते हुए नजर आए, हमने अब्बास आफरीदी को देखा वहाँ पर वो खेलते हुए नजर आए, और इसी तरह दानियाल को भी देखा, अहमद को भी देखा, मुख्तलिफ यंग टैलेंट नजर आया। आपको क्या हुआ ऐसा, हम 2-1 से सीरीज जीत के चले गए आ गए, आपने क्या हुआ, शाहीन अफरीदी भी आ गए, नसीम शाह भी आ गए, हारिस रऊफ भी आ गए, और आपने धड़म तख्ता कर दिया सब कुछ। सुफियान मुकीम को भी टीम से इन आउट करना शुरू कर दिया। आपके जो परफॉर्मर था मिर्जा सलमान, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सबसे ज्यादा विकेट ली थी, उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। तो जब आप इस तरह करोगे, मेरे ख्याल से तो आपने ये सोचा होगा कि यार ये सीरीज तो ये जीत के आ गए और लड़कों ने परफॉर्म भी कर दिया है, अगली सीरीज भी आसान है वेस्ट इंडीज की। अगर कहीं इन्होंने और सुफियान मुकीम ने विकेट ले ली, कहीं मिर्जा सलमान कुछ और करके चला गया, कहीं यंग खिलाड़ी चले, तो हमारे उन सीनियर खिलाड़ी को क्या होगा? फिर हम शाहीन को किस बेस पे लेके आएंगे, नसीम को किस बेस पे लेके आएंगे, हसन को किस बेस पे और एक तो मोहम्मद नवाज का मेरे को समझ में नहीं आता, और मेरे भाई नवाज में कौन से शुरुआत के पल लगे हुए, क्या किया है उसने, कौन सी परफॉर्मेंस पे आप उसको टीम में लेके आए हो, और आपने उन परफॉर्मर को टीम से बाहर कर दिया, सुफियान मुकीम को टीम से बाहर कर दिया, वो जो विकेट ले रहा था उसको टीम से बाहर कर दिया, जो रन बना रहा था टीम से बाहर कर दिया। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। 5-6 नाम लिए, उसमें एक मजीद और इजाफा भी कर लिए, उसकी भी परफॉर्मेंस रही है, उसके साथ भी शायद इन आउट का सिलसिला जारी है। आपके पास बेहतरीन इंजर्ड हो जाते हैं फखर जमान, लेकिन आप उसे फिर भी टीम में शामिल नहीं करते। साहबजादा फरहान के हवाले से क्या कहें? लेकिन साहबजादा फरहान ने जब ओपनर्स को खिलाया गया, उसने परफॉर्म करके दिखाया, बताया, फिर आपने उसको वनडे सीरीज से ड्रॉप कर दिया। अभी आपको पता है कि आपके फखर जमान के कुछ साल रह गए, 1-2 साल, आप उसको भरपूर क्रिकेट खिलाओ यार। आप उसको ये वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप खिला के बस टाटा बाय बाय। जिसके 10 साल लगे उसको तो आप आराम भी करा सकते हो। आप पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हारने पे भी माशाल्लाह, जीतने पे भी माशाल्लाह। मैं तो ये कहूंगा लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जो टीम का हाल चल रहा है इस वक्त, रिजवान उस पर भी माशाल्लाह कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सीखने का अमल चल रहा है। भाई पाकिस्तान की टीम में परफॉर्म किया जाता है, सीखा नहीं जाता। आप कह रहे हो अभी हम सीख रहे हैं, तो मोहम्मद नवाज भी सीख रहे हैं ना। मोहम्मद नवाज को टीम में सीखने के लिए रखा हुआ है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको बाहर रखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान के कप्तान, जो नए कोच आए, उनको मैं कहूंगा, माइक हसन को कहूंगा कि आपको भी मोहम्मद नवाज में क्या नजर आ रहा है। आपके पास तो इख्तियारात हैं, आप तो यंग खिलाड़ी को चांस दे सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो यंग सर बांग्लादेश के खिलाफ तो हमने खिलाड़ियों को चांस दिया ना, परफॉर्मेंस आपके सामने नजर आई, आपके पास है, वो तीनों बॉलर्स ने परफॉर्म किया, वो तीनों बॉलर्स बाहर है टीम से। इनको खतरा लग गया था कि वेस्ट इंडीज तो हल्की टीम है, 90 नंबर की रैंकिंग में, 10वें नंबर पे, हम चौथे नंबर पे हैं, ये तो आराम से जीत लेंगे। लेकिन 34 साल रिकॉर्ड आप ही के उस बदकिस्मत कप्तान, बदकिस्मत टीम, बदकिस्मत कोच के हक में आना था कि इतने कप्तान यहां से गुजर के चले गए 34 सालों में। हमने काली आंधी को, कभी भी काली आंधी के ग्राउंड में हम शिकस्त नहीं खाए, हम अपने ग्राउंड में हमने शिकस्त नहीं खाई। सर ये सारी चीजें अपना आप देख लें रिजवान, आपके हाथ में एक घोट है, और आप अभी भी माशाल्लाह कहना चाहते हैं, तो मैं तो उस पर इन्नल्लाह पढ़ूंगा। चलें जावेद साहब, क्या कहेंगे, इस क्या वजूहात रही इस सीरीज में? मोइन भाई देखें, अगर संजीदगी इसका जायज़ा लिया जाए तो वजूहात, मैं प्लेयर्स पे तो जा नहीं रहा, असल मैनेजमेंट, आपके जो कोच हैं और आपका क्रिकेट बोर्ड है, ये जो तब्दीलियां अपनी मर्ज़ी से मन चाही तब्दीलियां कर रहे हैं, और इन्हें यही नहीं पता आपकी टीम जब ग्राउंड में खेल रही है। देखें कप्तान ठीक है, मैंने माना कि कप्तान अंदर ग्राउंड में कप्तानी कर रहा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि रिजवान जो है फैसले कर रहा था। लग यही रहा था कि फैसले पीछे से मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वो उन्हें आगे लेकर चल रहा है। आपके पास कोई काउंटर प्लान ही नहीं था। मैच शुरू होता है तो आपके पास, जहां आप देखते हैं कि आपकी टीम थोड़ा सा दबाव में आ रही है, तो उसके बाद काउंटर प्लान ही आपके पास नहीं होता। माइक हैसन ने जो तब्दीलियां टीम में की हैं, देखिए T20 फॉर्मेट में हमने सीरीज ज़रूर जीत ली, लेकिन वो भी बैट्समैन हमारे सफल करते रहे, वो आपको बॉलर्स ने जितवा दी, और एक अच्छी इनिंग्स खेल दी हसन नवाज ने या तलत ने, तो आप जो है वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत गए। और इसी तरह साहबजादा फरहान ने बांग्लादेश में इनिंग्स खेल दी, आप सीरीज जीत गए। इन सारी चीज़ों, देखें मैं तो ये समझ रहा हूँ प्लेयर्स को, देखें आपने जैसे सलमान मिर्ज़ा हो गया, दानियाल हो गया, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, आपने उनको कंटिन्यू नहीं किया। देखिए अब अगर हम कहेंगे नसीम शाह कैसे आता या बाबर कैसे आता, शाहीन शाह कैसे आता, ये देखें जो मैनेजमेंट बैठी होती है ये उनका मसला है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर
ठीक करना है, तो आप भाई मेरिट पे फैसले लें। मेरिट पे जब आप फैसले नहीं लेंगे तो यही रिजल्ट आने हैं। और देखें, एक कदम और बढ़ा दिया हमने हॉकी की तरफ। जिस तरीके से हमारा हॉकी का हाल हुआ है, क्रिकेट में भी हमने एक कदम और बढ़ा दिया हॉकी की तरफ। जो हमारे फैसले हो रहे हैं, अब ये कोच देखें यार, अगर ये प्लेयर हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, आगा हो गया, इनको अगर वो कोच सामने खड़ा होकर बैटिंग प्रैक्टिस करा रहा है, ओ भाई बैटिंग प्रैक्टिस आप करवा, बैटिंग तो उन्हें आती। असल मसला होता है जो तकनीकी, जो उनमें खामियां होती है, कोच का काम और स्टाफ का काम होता है उनको नोट करना, उनकी तस्हीह करना, उन्हें बताना कि यहां आप गलती कर रहे हैं, यहां आप इस स्ट्रोक पे अब बाबर आजम है, इन स्विंग पे भी, इन कटर पे भी वो बोल्ड हो जा रहे हैं, एलबी हो जा रहे हैं। ये सारी चीजें कोच और आपका जो स्टाफ बैठा है, एनालिस्ट बैठे, वो चीजें देखते हैं, वो देखने के बाद आपको बताते हैं। अब जेडन सेल्स जो है वेस्ट इंडीज का बॉलर, वो हमारे लिए बिल्कुल एक डरावना ख्वाब बन गया है। पूरी हमारी टॉप ऑर्डर उड़ा के 3 दफा साइम अयूब को उसी ने आउट किया, 2 दफा बाबर आजम को आउट कर दिया। तो भाई जो हमारा स्टाफ वहां बैठा हुआ है, वो जेडन सेल्स को उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने एनालिस्ट ने बताया नहीं कि भाई इसके पास ये चीजें हैं, इनसे आपने मोहतात रहना। ये सारी चीजें मैनेजमेंट और आपका जो स्टाफ है, उनकी कोताहियों की वजह से पाकिस्तान टीम हारी, ना कि परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस अगर आपने देखी, आप पूरी टीम अगर खिलाएं, जो डिजर्व करता है आप उसे खिलाएं। आपने सुफियान मुकीम को चेंज कर दिया, आप नवाज को ऊपर से ले, सारा कुछ नवाज ने करना है, वो चाहे T20 या वनडे हो, ये सारी चीजें नहीं चलें, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। और यकीनन यहाँ पर फरहान, जिस तरह हमने वनडे अब सीरीज़ बहुत लंबी देर के बाद खेलनी है, हमने एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप खेलना है, सैफ अली की टूर्नामेंट एक खेलना है, तब्दीलियाँ ऐसे कर रहे थे कि हम वनडे का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। इतनी तब्दीलियाँ, इतनी कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, ये समझ में मुझे नज़र नहीं आया कि क्या प्लानिंग थी कप्तान की, क्या प्लानिंग थी कोच की। क्योंकि हमने तो T20 को फोकस करना है, अभी हमारे पास सैफ अली की है, फिर एशिया कप है, फिर T20 वर्ल्ड कप है हमारे पास। तो तब्दीलियाँ हम यहाँ पर तजुर्बे कर रहे हैं वनडे सीरीज़ के अंदर, जो कोसों दूर है अभी हमसे। देखें, साइम अयूब की बात की, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एक ही अंदाज से, एक ही बॉलर से वो 3 दफ़ा आउट हो गए एक ही शॉट खेलते हुए। अगर आप उनको इतना मार्जिन दे रहे हैं तो साहबजादा फरहान ने सेंचुरी के ढेर लगाए हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों के ढेर लगाए हुए हैं। और बाबर आजम ने अपनी आखिरी सेंचुरी कब बनाई थी, शायद किसी बच्चे को भी याद नहीं होगा, बड़ों को भी याद नहीं होगा। 19 सेंचुरी पे वो कब से अटके हुए, 19 सेंचुरी पे कब से अटके हुए। जिनकी 10 सेंचुरी थी उनकी 17 हुई, और जिनकी 8 सेंचुरी थी उनकी 15 हो गई। बाबर आजम 19 से आगे नहीं जा रहे। अभी भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अभी भी आपने देखा पाकिस्तान 3 वनडों में मेरे ख्याल से शिकस्त खा गया था। वो तो हसन नवाज का भला हो कि जिन्होंने 7वें 8वें नंबर पे आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी। T20 मैचों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी, वनडे मैचों में वो 2 दफा तो आउट ही नहीं हुए थे और नॉट आउट वापस चले गए थे। अपने डेब्यू पे भी 50 बना के चले गए, दूसरे मैच में भी 40 रन बना के चले गए। तो आप क्या हसन नवाज की परफॉर्मेंस में खेल रहे हो, जिन्होंने कभी वनडे नहीं खेला? आप हसन नवाज के चक्कर में खेलोगे, वो नीचे से आके मैच जितवाएगा। वो मेरे भाई जो आपके 200 150 वनडे खेले हुए हैं, जिन्होंने 5-5 हजार रन बनाए हुए हैं, जिन्होंने 19 सेंचुरी 15 सेंचुरी, जिन्होंने लीला माशाल्लाह रनों के ढेर लगाए हुए अपने, आप उन पे छोड़ के आप कह रहे हो कि यार नीचे है ना नवाज, जिसने वनडे का डेब्यू अभी किया है, आप नवाज पर डिपेंड कर रहे हो। पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल सही कहा कि हॉकी की तरह जिस अंदाज से पाकिस्तान ने 84 में ओलंपिक जीता और अभी तक पाकिस्तान ने फिर उसके बाद 38 साल तक ओलंपिक की शक्ल नहीं देखी, अब तो क्वालिफाइंग राउंड में भी, मेन राउंड में भी नहीं जा रहे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट उस नेहस पे जा रही है। हम कह रहे हैं प्रो लीग में पाकिस्तान कैसे खेलेगी, हम तो एशियन टीमों से नहीं जीत पा रहे। तो भाई वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान कैसे खेलेगी? हम बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान इनसे नहीं जीत पा रहे, तो हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया चेंजिंग कर रही है, समझ में आ रहा है। उनके पास ढेर लगी हुई है। सर, उनको तो आपने अभी देख लिया, रोहित शर्मा चले गए, कोहली चले गए, उनको बैटिंग में फर्क नजर आया? कहीं से नजर? आज भी वो 500 रन स्कोर कर रहे हैं उनकी टीम। और देखिए ना, बुमराह को आराम करवा रहे हैं, दूसरा बॉलर आ रहा है आज को खिला रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। बैटिंग में देखिए शिमन गुल का पहली दफा कप्तान बन के गया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 700-800 रन बना दिए। आपसे तो पूरे रिकॉर्ड बहुत करीब है उनसे तोड़ने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड वो जो एक सीरीज में रन बना है बाबर आजम, रिजवान पूरे साल में वो रन नहीं बना पा रहे जो वो एक सीरीज में बना रहे हैं। आप फिर कह रहे हो कि यार हमारे में उनमें कोई स्किल में कोई फर्क नहीं है, खिलाड़ी एक जैसे होते हैं। भाई परफॉर्मेंस से खिलाड़ी बनता है, मेहनत से खिलाड़ी बनता है, ईमानदारी से खिलाड़ी बनता है। आपके अंदर वो स्किल नहीं है। रैंकिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चल रही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नंबर 10, नंबर 8, नंबर 7 चल रही है। तो भाई ऐसी परफॉर्मेंस को भाई आप अपने घर ही रखो जो पाकिस्तान को जीत नहीं दिलवा सकती।
ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जो नॉर्मल परफॉर्मेंस हो लेकिन पाकिस्तान को मैच जितवा दे। सरफराज क्या करता था, मोइन खान क्या करते थे, 35-40 रन पे पाकिस्तान को मैच जितवा के आ जाते थे। इंजमाम उल हक कप्तान था लेकिन 7वें 8वें नंबर पे भी जाके पाकिस्तान को मैच जितवा के आया। अच्छा, जैसा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों पर हम शायद काम नहीं कर पा रहे। हमारे पास अच्छे ओपनर ज़रूर, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास ओपनर अच्छे नहीं, हमारे पास अच्छे मिडिल ऑर्डर मौजूद हैं लेकिन हम उन्हें चांस नहीं दे रहे। अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, हम उन्हें मौका फराम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि फरहान से भी इंट्रो में मैंने कहा कि हमारे पास मिडल्स पे ना ही बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं जो 20 से 40 ओवर्स तक अच्छे बॉल कर सकते हैं, विकटें निकाल सकें, फिर ना ही हमारे पास है मिडिल ऑर्डर पर ऐसा बैटर कोई आ रहा है जो लंबी बारी के लिए। अभी आप निसार कर रहे हैं हसन नवाज पे, निसार कर रहे हैं आप हुसैन तलत पे, जबकि आपका टॉप ऑर्डर अगर हम देखें तो इस सीरीज़ के अंदर भी मुझे जहाँ तक मैंने अपना सर्च किया मुझे नाकाम नज़र आया। हुसैन तलत और हसन नवाज ने कुछ परफॉर्मेंस दी, वरना शायद हम पहला वनडे मैच भी हार जाते। क्या कहेंगे कि कहाँ कहाँ इस खामियों को दूर करने की ज़रूरत है? मोइन भाई देखिए, खामियां दूर करने अगर आप बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा खामियां हैं। आप मैनेजमेंट से लेके, आप कोच से लेके और आपकी टॉप ऑर्डर से लेकर इन तमाम में खामियां ही खामियां नज़र आ रही हैं। आपके टॉप ऑर्डर ने पूरे टूर्नामेंट, ये जो 3 मैचेस की सीरीज़ हुई है, आपके टॉप ऑर्डर ने तो मायूस किया। कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी किसी प्लेयर ने नहीं खेली। जैसे अगर हसन नवाज या तलत अगर दूसरे मैच में ना खेलते तो हम वो मैच भी हार गए थे। असल मसला ये है कि हमने जो है मिडल ऑर्डर हो या टॉप ऑर्डर हो, हमने प्लेयर्स तो ज़रूर तैयार किए हैं लेकिन हम उन्हें खिलाने का हौसला नहीं रखते। हमें ये पता है, अभी इमामुल हक को देख लें, वनडे का बेहतरीन ओपनर था, वो काउंटी खेल रहा है, 2-2 3-3 सेंचुरियाँ वहाँ कर रहा है। और जैसे साहबजादा फरहान है, जिस तरीके की उसकी इनिंग्स चल रही थी वो T20 में खेल रहा था। आप उनको चाहते हैं कि वनडे में भी आकर खेल सकता है, अब्दुल्ला शफीक के साथ भी खेल सकता है, साइम के साथ भी खेल सकता है, लेकिन वही ना फुकदान है हमारे यहाँ प्लानिंग का। और आपने आज तक कोई ऐसा ऑलराउंडर, अब्दुल रज़ाक हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, इस पाए का कोई ऑलराउंडर अभी तक तैयार ही नहीं किया। तो आप किस बेस पे चाहेंगे कि आपका मिडिल ऑर्डर भी रन करे, नीचे से आपका जो ऑलराउंडर आके मैच जितवाते? देखिए, ये पहले ये अब हमारी हिस्ट्री बनती जा रही है। जिस तरीके से 34 साल बाद जो है हम सीरीज हार रहे हैं। इस पर कंटिन्यू भी करेंगे लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर, और मजीद थोड़ी सी बात करें इस सीरीज़ के अंदर। जावेद साहब, अगर हम देखें तो थोड़ी सी फील्डिंग का म्यार भी हमारा कुछ खास नहीं रहा। 1-2 कैचेस हमने ज़रूर अच्छे पकड़े, एक्स्ट्रा रन हमने इस इवेंट के अंदर भी काफ़ी दिए सीरीज़ में। क्या कहेंगे, जो मैनेजमेंट बैठी है, हर तरह के कोच हमारे पास मौजूद हैं, रिजल्ट फिर भी आता हुआ दिखाई नहीं देता? बिल्कुल, देखें इसी चीज़ का तो फुकदान है जिसका हम रोना या रो रहे हैं। आपके पूरे जेन्युइन 5 बॉलर ही पूरे टीम में नहीं थे। आप पार्ट टाइम बॉलर से इतनी बड़ी सीरीज़ खेल रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि जी बॉल। देखिए, आखिरी 7 ओवर में जब 100 रन आपको लग रहे हैं तो आप कहाँ से? और फिर फील्डिंग देखिए, जब बॉलर्स को लगना शुरू होती हैं तो फिर वो फील्डर जो है ना, उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। फील्डर भी वो उसी टाइम तक अपनी परफॉर्मेंस देता है जब अच्छी बॉलिंग हो रहा हो, अच्छे कैचेज हो रहे हो। और जब बॉलर बेबस नज़र आए बैट्समैनों के सामने, जैसे शायद ने हमारे साथ बॉलर्स के साथ किया है, तो उसके बाद तो फील्डिंग आपको ऑटोमेटिकली फील्डिंग का मैयार जो है वो नहीं रहता जो उससे पहले होता। अगर बैट्समैन आउट होता है तो फील्डर चाको चौबंद नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद जब फील्डर देख रहे हैं, रन लग रहे हैं, बस आपके पास से बॉल की वो वेटर्स वाला केस होता है कि बस जा रही है तो अभी रुकनी नहीं है। ये सारी चीज़ों पे भाई, जब तक आपके ये, जैसे अभी आपने कहा कि तमाम कोचेस बैठे हैं, फील्डिंग के, बॉलिंग के और बैटिंग के तमाम, भाई आप सिर्फ आप ग्राउंड में जो प्रैक्टिसें करा रहे हैं, किसी से बॉलिंग करवा रहे हैं, किसी से बैटिंग करवा रहे हैं, किसी से कीपिंग। और भाई जब उनमें खामियां, जब तक आप ये चीजें नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी कौन सी खामियां हैं, यहाँ पर मैं कौन सी? बताता हूँ, आपने कहा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, देखें अगर आपने मिडिल ऑर्डर का सवाल किया तो बाबर आजम आपका सबसे तजुर्बेकार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वनडन आता है। रिजवान उसके बाद दूसरे नंबर पर तजुर्बेकार बैट्समैन है जो चौथे नंबर पे आते हैं। सलमान अली लागा T20 कप्तान है जो उसके बाद तजुर्बेकार खिलाड़ी जो आपके 5वें नंबर पे आते हैं। तो 3 एक्सपीरियंस तजुर्बेकार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तो आपके पास मौजूद हैं।
अब आ जाए हसन नवाज और खुशदिल शाह जो नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब आपके पास अफगान मिडल ऑर्डर हो रहा था तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया में सऊद शकील को तलब किया था कि यार सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी और इनिंग बनाने वाला, फिनिश करने वाला। उसने परफॉर्म भी किया, उसने सबसे ज्यादा रन भी बनाए वर्ल्ड कप में, और आखिरी मैच में जब उसने 66 रन की इनिंग खेली तो उसको कहा कि आप सबसे ज्यादा रन बनाए, लिहाजा आप तो बाहर आ जाएं, और जिन्होंने कम रन बनाए वो टीम में रहें, वो खेलते रहें। तो आपके पास जो, अगर आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, हसन नवाज और खुशदिल शाह पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया जैसी टीमें सामने आती हैं तो फिर इस तरह के ऊंचे ऊंचे शॉट ऊंचे हर दफा नहीं चलते। T20 में तो चल जाते हैं, लेकिन इस दफा आप, अगर आपको तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस, एक और मिडिल ऑर्डर चाहिए तो मैं समझता हूं कि आपके पास सऊद शकील जैसा है जो प्रूफ भी कर चुका है और जिसको तजुर्बा भी है इनिंग बनाने का। तो 3 तो आपके पास तजुर्बेकार हैं। लेकिन फिर आप मोहम्मद नवाज को कहाँ चांस देंगे? मसला तो यहाँ पर आ रहा है कि जहां अगर नवाज खेलते हैं तो किसी ना किसी की हक तलफी तो हो रही है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि मोहम्मद नवाज को आप जब तक परफॉर्म कर रहा है आप खिलाएंगे और खिलाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन 10 मैचेस में अगर किसी सीनियर प्लेयर को आप खिलाएंगे वो तो 2 मैचेस में परफॉर्म कर ही देगा, तो फिर जवाब आपके पास रहेगा नहीं कि आपको टीम से बाहर कर। मेरा कहने का मकसद ये है, जब मैंने आप बड़ी खामोशी से आपको बोला कि आपका तजुर्बेकार खिलाड़ी बाबर आजम है, उसको आप निकाल नहीं सकते, कुछ भी करता रहे। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, कुछ भी करता रहे, वो T20 कप्तान है सलमान। तो इन तीनों को तो आप परफॉर्म इधर उधर करें, निकालेंगे नहीं तो बिजली कहां गिरेगी? जब कोई लड़का परफॉर्म नहीं करेगा वो जूनियर होगा, वही ड्रॉप होगा, तो फिर हसन नवाज के खुशदिल शाह पे छुरी चलेगी। अगर जिस दिन छुरी चल जाए तो उस दिन मैं कह रहा हूं सऊद शकील को बुला चले, छुरी चलेगी वो तो बात का मसला है, मजीद देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स का इन होते हैं वनडे के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर पर, बात कर ली बॉलिंग का शोबा हमारा यहाँ पर भी वीक है मिडल पे। हम माजी थोड़ा चले जाएं तो वसीम, वक्कार, आकिब वगैरह, उसके साथ मुश्ताक, सकलैन, सईद अजमल, ये सपोर्ट करते थे। अब हमारे पास तो ऐसा गैप आ गया है कि ना ही हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर है जो 4-4, 5-5 आउट करे, क्योंकि हम देखते थे कि अगर ऊपर से आउट नहीं होते थे वसीम वक्कार से तो हमारे स्पिनर्स आउट कर दिया करते थे। अब ना ही हमारे फास्ट बॉलर आउट करते हैं, ना ही हम मिडल पर विकेट लेते हैं। क्या एक अरसा दराज हो गया इस चीज़ को। सईद अजमल के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्पिनर आया हो जिसने पाकिस्तान के लिए 5 विकेटें मिडल्स पर आकर जो है हासिल की हों। देखिए, अभी हमने PSL के अंदर देखा कि कई ऐसे बॉलर नजर आए, जिसमें मैं एक नाम लूंगा उस्मान तारिक का, जो मिस्ट्री बॉलर था। PSL नहीं, हमारे पास तो एक मिस्ट्री है ना, हम तो उसको टूर भी कराते हैं, जब दिल करता है मैच खिला देते हैं। 2 मिस्ट्री हैं भाई। अबरार ने, अब आपके सबसे तजुर्बेकार बॉलर अबरार है और जो परफॉर्म भी कर रहा है, जब उसको मौका मिलता है, जब खिलाते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता, जो खिला रहे हैं वो समझते हैं नवाज सबसे बेहतरीन बॉलर है, इसलिए वो नवाज को ज्यादा चांस दे देते हैं। लेकिन प्रूफ जो अबरार कर रहा है, आपने कहा कि आपका रॉ मटेरियल पीछे क्या पड़ा हुआ है, देखिए मिस्ट्री बॉलर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। PSL के अंदर इसको पे बैंड लगता है और PSL के दौरान ही वो टीम में आ जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है, फिर उसके वो बैंड लगता है, फिर वो PSL के दरमियान ही आ जाता है, मतलब वो PSL के अंदर ही उस पर वो हो रहा है। और वो आप इंटरनेशनल मैचेस को खिलाएं, दिखाएं, हो सकता है कि वो इंटरनेशनल मैच पे उतर रहा हो और उसके बाद कोई ऐसा नहीं लग सके तो बेहतरीन बोल। अच्छा फरहान, क्योंकि ये तो थोड़ी सी बात कर ली, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक पे भी परफॉर्म नहीं हो रहा। उसी क्लास के एक बैटर आपके पास मौजूद है जिसने रन करके प्रूव किया ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। मोहम्मद नईम के हवाले से क्या कहेंगे? अगर एक साउंड प्लेयर से, मैं नहीं कह रहा कि अब्दुल्ला शफीक के अंदर टैलेंट नहीं है, बेताशा टैलेंट है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर साउंड प्लेयर है बाबर आजम के पास तो वो अब्दुल्ला शफीक है, लेकिन मोहम्मद नईम के पास भी ऐसा टैलेंट नजर आया, उसने शो किया है। तो कुछ महंगे, जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ आप उसे मौका देके ट्राई कर सकते थे, लेकिन आपने एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया, क्योंकि कुछ मैचेस में उन्होंने भी परफॉर्म किया, किसी में नहीं किया, लेकिन टीम का हिस्सा जरूर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर कोई रह गया था तो वो मोहम्मद नईम ही रह गए थे, बाकी सबको जो है वो टीम में, कई किसी को T20 में खिलाया, किसी को वनडे में खिला लिया। तो अब्दुल्ला शफीक टेक्निकल तौर पर बहुत साउंड प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन देखिए PSL में आपने परफॉर्म किया, लाहौर को जितवा दिया, लाहौर को जश्न बना दिया, भाई हम तो खुश हुए, वो भी लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा ही है, लेकिन पाकिस्तान उससे बड़ा है। पाकिस्तान को आप इस तरह की इनिंग खेल के जितवाओ, पाकिस्तान को सीरीज जितवाओ तो पूरा मुल्क जश्न मनाएगा। तो भाई आपको इतने मौके मिल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को, अब्दुल्ला शफीक 2-3 मैचों में परफॉर्म करते हैं, फिर 8 मैचों में फेल हो जाते हैं, फिर उस टेक्निकल, उस मास्टरमाइंड, उस टेक्निकल का हमें कोई फायदा नहीं है ना। फिर नईम को चांस दे देना चाहिए, अगर नईम इतना अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है ना थोड़ा सा अब टॉप रैंकिंग के नीचे नंबर वालों से खेल रहे थे, आपके पास मौके थे, आप ट्राई कर सकते थे। अभी आपके पास फिर एक मौका आ रहा है जहां पर आप दे सकते हैं। UAE की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, आप समझते हैं नईम को एक दफा फिर मौका यहाँ। अब्दुल्ला शफीक का ताल्लुक भी लाहौर से था,
कलंदर से और नईम के, दोनों एक टीम में खेले थे और एक मुखालिफ जो भी बॉलर थे वो नईम भी उनको खेले थे। तो नईम की परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक से ज्यादा बेहतर नजर आई, ज्यादा छक्के मारे, ज्यादा तौर पर उनको टेम्परामेंट नजर आया। तो जाहिर बात है, एक जो अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो फिर आप उसको नाम की वजह से इसलिए नहीं बिठाएं कि ये नईम है और ये अब्दुल्ला शफीक है। जो परफॉर्म कर रहा है भी उसको चांस देना चाहिए। जैसा क्या कहेंगे इसी बैटर्स के हवाले से, अब्दुल्ला शफीक के मुतबादिल के तौर पर मोहम्मद नईम इस्तेमाल हो सकते थे? बिल्कुल, जिस तरीके की नईम की परफॉर्मेंस थी पीएसएल में, और आपको पता है कि शुरू में तो जब आपने उसको टीवी स्क्रीन पे देखा तो कोई सोच ही रहा था कि पाकिस्तान का प्लेयर है, लेकिन फिर पता चला कि पाकिस्तानी प्लेयर है। और जो उसकी परफॉर्मेंस, जो विकेट पे जाकर वो स्किल्स शो करता है, और फिर सोने पे सुहागा के बहुत अच्छी स्पिन भी करता है। तो आपको 2 एडवांटेज हासिल हो सकते थे उससे। और अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा कि अभी शाहीन्स भी गई हुई थी, और हमारी T20 जो लीग हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो उसमें भी टीम गई है। नईम का मुझे उनमें भी नाम नजर नहीं आ रहा है। तो अभी तक तो नईम के लिए कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि हम यहाँ बैठ के उसे डिस्कस करें। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है, खुदादाद सलाहियतें हैं, तो पाकिस्तान के लिए बरोकार लाएं। तो ये काम है सिलेक्टर का, सिलेक्टर को इन पे नजर रखनी चाहिए। सिलेक्टर को नजर रखनी चाहिए, और सिलेक्टर को काफी खिलाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए। कुछ इंजरी का शिकार है लेकिन रिकवर जरूर हो गए हैं। अली रजा पे जरूर नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, अली रजा तो मैं कहता हूँ फ्यूचर स्टार है, और टेस्ट मैच के जिसके लिए वसीम अकरम तक कह दिया कि इस जैसा बॉलर बहुत कम निकल कर आता है। बहुत ही कम उम्र में इसने अपने आप को परफॉर्म किया, दिखाया। उसके साथ उसके पास स्पीड भी है, उसके पास स्विंग भी है। कायद आलम ट्रॉफी से इसका सफर शुरू हुआ, बल्कि मैं कहता हूँ अंडर 19 से जब इंडिया के खिलाफ उसने परफॉर्म किया, वहां से सफर शुरू हुआ। फिर कायद आलम ट्रॉफी के अंदर फाइनल मैच में, प्रेशर मैच में जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें 10 विकेटें हासिल की। फिर एकदम से पेशावर के साथ जब पीएसएल शुरू हुआ तो सबको हैरान और परेशान कर दिया अपनी स्पीड के जरिए, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए। वसीम अकरम मजबूर हो गए कहने पे। तो मैं समझता हूं टेस्ट मैच के लिए, बड़े क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के भाई असासा है। लेकिन हम फिर घूम फिर के हारिस रऊफ की तरफ, फिर नसीम शाह की तरफ, उनको बड़े इवेंट में इस्तेमाल करें, छोटी टीमों के खिलाफ इन लड़कों को चांस देके, ताकि इनका भी। चले 2 सीरीज खेलनी है हमने, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज, और अब होम सीरीज भी होगी। यहाँ अली रजा चेक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास टेस्ट के फास्ट बॉलर्स निकल कर नहीं आ रहे। आप शाहीन शाह अफरीदी को भी इन आउट कर रहे हैं टीम के, इसका मतलब है कि उन्हें भी प्रॉपर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इन आउट का मकसद ये है कि शायद उनके स्टेमिना को बचाना, फिर एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार करना है। कुछ मैचेस में उन्हें खिलाना है, कुछ में नहीं खिलाना है। आपके पास अभी अब्बास मौजूद होंगे, मोहम्मद अब्बास आपके पास, खुर्रम शहजाद आपके पास, आमिर जमाल आपके पास मौजूद होंगे। इनके साथ आप समझते हैं कि यहाँ पर मौका मिलना चाहिए अली रज़ा को, और फिर साथ साथ क्योंकि आप ऐसी विकेटें ना बनाएं जहाँ पर सिर्फ स्पिनर्स को सूट करता हुआ दिखाई दे। आप जिस तरह हमने देखा कि माजी में भी बांग्लादेश जैसी टीम भी और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम भी आपको शिकस्त देने में कामयाब हो जाती है, सिर्फ स्पिन बेस पे। कि आपने एक ट्रैक ऐसा तैयार कर दिया कि हमने शुरू में तो कहा, बड़ा वाह किया इस पे कि हमने तो मैचेस में स्पिन ट्रैक बना के सबको हैरान कर दिया, लेकिन शायद अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियाँ, वही कुछ आपके साथ भी होता रहा। और उसी ट्रैक पे हमारे बैट्समैन भी रन नहीं कर पाए। जी देखिए, लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। हमने देखा इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज थी, तो इंग्लैंड ने जो है वो गलती की, जहां पर बैटिंग ट्रैक बना दिया, और बैटिंग ट्रैक का फायदा क्या हुआ, वो इंडिया ने पूरा फायदा उठाया। हालांकि वो डरे हुए थे कि हालांकि उनका बुमराह जो पूरे मैच नहीं खेला, उन्होंने फास्ट जब पिच बनाई तो इंडिया की टीम जो है वो तितर बितर नजर आई उसमें। तो पाकिस्तान की टीम ने क्या किया गलती, तो सबसे पहले जो मैच था, हमारे सीरीज शुरू हुई थी बांग्लादेश से, तो हमने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में फास्ट विकेट बना दी। आपकी फास्ट विकेट बांग्लादेश के फायदा, बॉलर फायदा, राना फायदा उठा गया, सादत फायदा उठा गया, आपकी जो है वो बैटिंग, और 2-0 से हम टेस्ट सीरीज हार गए। फिर आपने क्या किया, वेस्टइंडीज की टीम, आकिब जावेद वापस आए, वेस्टइंडीज की सीरीज हुई, उन्होंने स्पिन ट्रैक बना दिया। स्पिन ट्रैक जो है जो उस वक्त आपको काम कर गया, आप टेस्ट सीरीज जीत गए। आपने इंग्लैंड के खिलाफ आकिब जावेद आए थे, आपने वेस्टइंडीज के खिलाफ फिर वही किया। देखिए, जब छोटी टीमें आती हैं तो आपने बैटिंग पिच बनानी होती है, क्योंकि आपकी बैटिंग बॉलिंग मजबूत होती है, वहां हम अपने बैट्समैनों को भी चांस देते हैं। बॉलिंग तो आपकी मजबूत होती है, जब आप ऐसी पिच बनाएंगे, खराब पिच बनाएंगे, तो उसका फायदा छोटी टीमों को हो जाता है, और वही फायदा हुआ वेस्टइंडीज को, वही फायदा हुआ बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान को चाहिए, अभी इंग्लैंड में जब सीरीज खेलेंगे तो उनको बिल्कुल ही जो है सपोर्टिंग पिच मिलेगी, जहां पर बाउंसी पिच होगी। पाकिस्तान को चाहिए, अगर पाकिस्तान में सीरीज हो रही है और अगर कोई बड़ी टीम आती है, बड़ी टीम आती है और आपकी टीम जो रैंकिंग में कम है, तो आप स्पिन पिच बना दें, 50-50 हो जाएगा। चलें 50-50 हो जाएगा, इस पर मजीद बहस भी करेंगे अगले किसी प्रोग्राम के अंदर। इस वक्त टाइम बहुत शॉर्ट है। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, फरहान फरीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।